हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 45th वीडियो है। इससे पहले 44 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस ऑफ असम। निम्नलिखित में से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? तो इनमें से असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया नृत्य। कौन सा? सत्रिया नृत्य जो है ये असम राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसे महान संत शंकरदेव ने 15वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया था। किसने? संत शंकरदेव ने इसको जो है प्रस्तुत किया था, सत्रिया नृत्य को। तो ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो देखिए, धन विधेयक जो है ये सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, इसको राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। तो याद रखिएगा, ये सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और जो धन विधेयक है इससे संबंधित जो आर्टिकल है ये है आर्टिकल 110, यानी कि 110 आर्टिकल जो है ये किससे संबंधित है? ये धन विधेयक से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसमें फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मल्डिहाइड जो है इसका फॉर्मूला होता है HCHO। क्या? HCHO जो है फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है। और जो फॉर्मल्डिहाइड है ये बहुत सारी चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फर्टिलाइजर बनाने में जो है फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है, पेपर बनाने में जो है फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है, फर्नीचर बनाने में जो है, और फाइबर बोर्ड बनाने में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? फॉर्मल्डिहाइड का। प्लाईवुड बनाने में, और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में जो है फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि परफ्यूम्स वगैरह में, परफ्यूम्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और डिटर्जेंट्स बनाने में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब देख लेते हैं, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन 1 दिया है परफ्यूम, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। परफ्यूम बनाने में जो है फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो कि राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो आर्टिकल 56 जो है ये राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। आर्टिकल 54 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 54 जो है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है। आर्टिकल 55 जो है ये राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताता है। आर्टिकल 53 जो है ये संघ की कार्यपालिका की शक्तियों से संबंधित है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आर्टिकल 56 जो है ये राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है फाइनेंस कमीशन से, यानी कि वित्त आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 280। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीइंग द वायलेंस ऑफ द कलिंगा वॉर, अशोका हु वॉज थिंकिंग of taking vengeance had a change of heart and he became a steady-minded and peace-loving सम्राट and a follower of what। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर अशोक, जो प्रतिशोध लेने की सोच रहा था, का हृदय परिवर्तन हो गया और वह एक स्थिर चित्त और शांति प्रिय सम्राट और किसका अनुयायी बन गया था?
तो देखिए फ्रेंड्स, अशोक, सम्राट अशोक का पूरा नाम क्या था? तो देवनाम प्रिय अशोक मौर्य। क्या नाम था? देवनाम प्रिय अशोक मौर्य इनका पूरा नाम था। ये मौर्य वंश से संबंधित थे। और मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। और उन्हीं के पोते थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार और इन्होंने कलिंग को जीतने के लिए कलिंग युद्ध लड़ा था। और कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर इनका हृदय परिवर्तन हो गया था और उसके बाद इन्होंने युद्ध को छोड़कर, हिंसा को छोड़कर जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, बौद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which among the following rivers is a better example of superimposed drainage system? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुपरइम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम का बेहतर उदाहरण है? तो देखिए फ्रेंड्स, सुपरइम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? इसको हिंदी में अध्यारोपित जल निकासी प्रणाली, क्या मैं लिख देती हूँ, अध्यारोपित जल निकासी प्रणाली इसको कहा जाता है, जल निकासी प्रणाली। अब ये होता क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब कोई नदी अपने प्रवाह को बनाने के लिए उसमें उपस्थित जो बड़ी चट्टानें होती हैं, बड़ी और कठोर चट्टानों की संरचना के साथ विभिन्नताएं शो करती है, उसे कहा जाता है अध्यारोपित जल निकासी प्रणाली या सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। और सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम का उदाहरण क्या है? तो देखिए दामोदर नदी जो है ये सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम का उदाहरण है। सुवर्ण रेखा नदी जो है ये भी सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम का एग्जाम्पल है। और चंबल रिवर जो है ये भी सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, ये 3 नदियाँ जो हैं ये सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया है स्वर्ण रेखा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। स्वर्ण रेखा जो है ये अध्यारोपित जल निकासी प्रणाली का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोड द बुक कैपिटल एंड ग्रोथ? कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए फ्रेंड्स, कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक जो है ये इकोनॉमिक पैटर्न पर बेस्ड एक पुस्तक है और इसको लिखा है सर जॉन रिचर्ड हिक्स के द्वारा जो है इसको लिखा गया है। और ये कब पब्लिश हुई थी? तो ये हुई थी 1965 में। 1965 में जो है ये पुस्तक पब्लिश हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जॉन हिक्स या फिर सर जॉन रिचर्ड हिक्स इनका पूरा नाम था। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ लिनक्स? लिनक्स क्या है? तो लिनक्स देखिए ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लिनक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, different colors in fireworks come out of metallic salts. Which of the following metallic salts is responsible for the generation of green color in fireworks? आतिशबाजी में विभिन्न रंग धात्विक लवणों से निकलते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण जिम्मेदार है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो फायरवर्क्स होते हैं उनमें अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग सॉल्ट्स यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें हरा रंग उत्पन्न करने के लिए पूछा है कौन सा जो मेटल है, कौन सा लवण यूज़ किया जाता है, कौन सा सॉल्ट यूज़ किया जाता है। तो देखिए उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बेरियम क्लोराइड। क्या इस्तेमाल किया जाता है? बेरियम क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बेरियम। देखिए सोडियम जो है, सोडियम ये येलो कलर प्रोड्यूस करता है। कैसा? येलो कलर प्रोड्यूस करता है। और जो कैल्शियम है ये ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आतिशबाजी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बेरियम जो है ये इस्तेमाल किया जाता है हरे रंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज ए चाइल्ड ऑफ वॉर? किस संगठन को युद्ध की संतान के रूप में जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, युद्ध की संतान के रूप में जाना जाता है लीग ऑफ नेशंस या राष्ट्र संघ को। लीग ऑफ नेशंस को जो है चाइल्ड ऑफ वॉर के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज़ फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ड्रग डैश वॉज डेवलप्ड बाय काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। भारत की पहली संश्लेषित दवा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की गई थी। तो भारत की
कौन सी पहली संश्लेषित दवा थी जिसको CSIR के द्वारा विकसित किया गया था? तो ये थी मीथैक्वेलोन। मीथैक्वेलोन को जो है CSIR के द्वारा संश्लेषित किया गया था। और ये जो है ये एक सीडेटिव है। सीडेटिव क्या होते हैं? सीडेटिव वो होते हैं जो कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसको स्लो डाउन करने का काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है सीडेटिव। और मीथैक्वेलोन क्या है? ये एक सीडेटिव है। अब बात करें CSIR की, तो CSIR की फुल फॉर्म क्या होती है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1942। 26 सितंबर 1942 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसके द्वारा विकसित की गई थी जो भारत की पहली संश्लेषित दवा थी जिसका नाम था मीथैक्वेलोन। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द इंडिगो कमीशन? निम्नलिखित में से कौन नील आयोग के अध्यक्ष थे? तो देखिए फ्रेंड्स, नील आयोग की स्थापना की गई थी 1860 में। 1860 में जो है नील आयोग की स्थापना की गई थी। और नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो WS सेटनकर। WS सेटनकर जो है इसके अध्यक्ष थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश एवरी ईयर? विश्व क्षय रोग दिवस हर साल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो नेशनल पंचायत राज डे। नेशनल पंचायत राज डे मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 24 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशन डे। वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है 24 सितंबर को। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है 24 मार्च को। ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट BIS इज इनकरेक्ट? BIS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? तो देखिए फ्रेंड्स, BIS होता क्या है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। फुल फॉर्म क्या है? ब्यूरो, मैं लिख देती हूँ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है इसकी फुल फॉर्म है। और ये इंडियन स्टैंडर्ड्स को डेवलप और पब्लिश करने का काम करता है। स्थापना कब हुई थी? तो 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए, BIS हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली, ये सही हो जाएगा। BIS स्टैंड्स फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। BIS वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2010। तो इसकी जो स्थापना है ये 2016 में हुई थी, ना कि 2010 में। तो यही गलत है और गलत ही पूछा है, तो यही हो जाएगा। BIS हैज़ 5 रीजनल ऑफिसेज। तो देखिए, BIS के 5 रीजनल ऑफिस भी हैं। कहाँ कहाँ पर है? तो कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़ और दिल्ली में जो है इनके 5 रीजनल ऑफिस भी हैं। तो ये भी क्या है? 4th ऑप्शन भी क्या है? ये भी राइट है। रॉन्ग कौन सा है? ऑप्शन 3। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बुक सिस्टेमा नेचुरे वॉज रिटन बाई स्वीडिश बॉटनिस्ट। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक वनस्पति शास्त्री द्वारा लिखी गई थी। किस वनस्पति शास्त्री द्वारा लिखी गई थी? तो सिस्टेमा नेचुरे जो पुस्तक है ये लिखी गई है कार्ल लिनियस के द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल लिनियस के द्वारा जो है सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक लिखी गई है। और ये एक स्वीडिश बॉटनिस्ट थे। कौन थे? स्वीडिश बॉटनिस्ट थे। और इनकी जो पुस्तक है ये कब पब्लिश हुई थी? तो ये हुई थी 1735 में। 1735 में जो है इनकी ये जो बुक है ये पब्लिश हुई थी। और जो कार्ल लिनियस हैं इनको फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आधुनिक वर्गीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है कार्ल लिनियस को। और इन्होंने नोमेनक्लेचर की बाइनोमियल पद्धति भी दी है। इनके द्वारा जेनेरा प्लांटेरम और स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक भी लिखी गई है।
कौन कौन सी? जेनरा प्लांटेरम और स्पीसीज प्लांटेरम, 2 पुस्तक और लिखी गई हैं इनके द्वारा, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कार्ल लिनियस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following countries is not a permanent member of the United Nations Security Council? निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का स्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है यानी कि UNSC है, इसके 5 मेंबर जो हैं ये परमानेंट मेंबर हैं। कौन कौन से? तो चाइना है, फ्रांस है, UK है, USA है, और कौन सा है? और है रसिया। ये 5 मेंबर जो हैं ये UNSC के परमानेंट मेंबर हैं। अब देखिए ऑप्शन में देख लेते हैं इनमें से कौन सा है। तो देखिए जापान जो है इसमें शामिल नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन 2 जापान। अब देखिए UNSC के ये तो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी 10 मेंबर्स और होते हैं जो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और वो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो है ये नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द केदारनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन द डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर जो है ये उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है केदारनाथ मंदिर। और जो केदारनाथ मंदिर है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये भी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 व्हाट हैपन्स व्हेन वी प्रेस द कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+E। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+E दबाते हैं तो क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है Ctrl+E, तो जो सेलेक्टेड जो कंटेंट होता है, डाटा होता है वो सेंटर में अलाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? सेंटर में अलाइन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सेलेक्टेड टेक्स्ट इज सेंटर अलाइन। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है एनोडाइजिंग। क्या कहा जाता है? एनोडाइजिंग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ डैश आर एलिजिबल फॉर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY स्कीम। डैश आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं। कितनी आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्रित हैं, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18 से 70 ईयर्स। 18 से 70 साल के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र होते हैं। और ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये एक दुर्घटना बीमा योजना है जो कि बीमा रहित लोगों को बीमा कवर देता है। और इसकी जो सालाना प्रीमियम है वो कितनी है? 20 रुपये। कितने हैं? 20 रुपये इसकी सालाना प्रीमियम है। और इस योजना के तहत जो दुर्घटना के कारण अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या विकलांगता हो जाती है उनको ये जो योजना है ये 2 लाख रुपए तक का कवर देती है। और अगर आंशिक विकलांगता हो जाती है किसी दुर्घटना में, यानी कि आंशिक रूप से कोई विकलांग हो जाता है, उसको 1 लाख रुपए तक का बीमा कवर देती है ये योजना। और अगर मृत्यु हो जाती है या फिर कोई विकलांग हो जाता है तो उसको 2 लाख रुपए तक का। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who among the following viceroys announced the vague offer of dominion status for India in 1929? निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की अस्पष्ट पेशकश की घोषणा की थी? तो ऐसा कौन सा वायसराय है जिसने 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की घोषणा की थी? तो लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन ने जो है 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की अस्पष्ट पेशकश की घोषणा की थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिवर महानंदा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा नदी जो है ये गंगा रिवर की,
गंगा नदी की सहायक नदी है महानंदा नदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डैश वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1995 विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ ऑन द ग्राउंड एंड इन द एयर स्पेस ऑफ इंडिया। डैश का गठन 1995 में भारत के जमीनी और हवाई क्षेत्र में नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी के साथ किया गया था। तो किसका गठन 1995 में किया गया था, जो कि हवाई क्षेत्र में नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी के साथ किया गया था। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण भी कहा जाता है, इसका गठन किया गया था 1995 में। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेविक इज अनदर नेम फॉर, नेविक का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, नेविक क्या है, तो नेविक है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन जो है इसकी फुल फॉर्म है। और इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो इसरो के द्वारा। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया था। और इसका दूसरा नाम क्या है, तो द इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडिया जो है इसका दूसरा नाम है। और इसको IRNSS भी कहा जाता है, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, IRNSS। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेविक का दूसरा नाम क्या है, द इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो है ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज ए बेटर एग्जाम्पल ऑफ सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम का बेहतर उदाहरण है। ऑप्शंस आर गिवन टू यू, गोमती, ब्रह्मपुत्र, सुवर्णरेखा और गंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और इस वीडियो को हम यहीं पर समअप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।